अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, हार्ट बर्निंग, तेजाबियत, सीने की जलन, एक ही प्रॉब्लम के मुख्तलिफ नाम हैं। नॉर्मली जो खुराक हम खाते हैं वो खुराक की नाली से होती हुई मैदे तक पहुंचती है। खुराक की नाली और मैदे के दरमियान इस जगह पे एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम वाल भी कह सकते हैं। इस वाल को अगर हम मजीद करीब से देखें तो ऐसा नजर आता है। ये देखें, ये खुराक की नाली है, ये स्फिंक्टर वाल और ये मैदे का हिस्सा है, बॉडी ऑफ स्टोमिक। जब भी हम कोई घूंट लेते हैं या लुकमा लेते हैं तो उसके दबाव से ये वाल खुद ब खुद खुल जाता है और खुराक यहाँ से गुजरती है। यहाँ गुजरने के साथ ही जब ये वाल बंद होना शुरू हो जाता है और खुराक मैदे में चली जाती है और वाल जो सा है इस बंद हालत में वापस आ जाता है और मैदे में जो खुराक है वो एंजाइम्स, गैस्ट्रिक जूसेस, तेजाब के साथ मिलकर एक प्रोसेस शुरू होता है हाजमे का, जिसकी तबखीर बुखारात जो से हैं वो खुराक की नाली तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि ये वाल बंद हो चुका होता है। लेकिन कुछ अवामल की वजह से, कुछ वजूहात की वजह से ये वाल अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाता, जुज़वी तौर पे खुला रहता है। वो वजूहात क्या हैं? उनमें सबसे पहले बीट वक्त खाना खाना, बहुत ज़्यादा खाना खाना और रोज़मर्रा की एक्सरसाइज की निस्बत ज़्यादा एनर्जेटिक डाइट लेना, बकसरत मिर्च मसाला, चाय, कॉफ़ी, फिर खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल, सोडा ड्रिंक, तंबाकू नोशी, पान का इस्तेमाल, एसिड वाली चीज़ें इस्तेमाल करना, बकसरत मेडिसिन का इस्तेमाल करना और प्रेगनेंसी के दौरान पेट पे और स्टमक पे दबाव पैदा हो जाना, मोटापा, तंग कपड़े पहनना, एक्सरसाइज का ना करना और फिर कब्ज का रहना, ये वजूहात होती हैं। इसके अलावा नींद पूरी ना होना, नींद डिस्टर्ब रहना और टेंशन, परेशानी, डिप्रेशन जो सा है वो भी स्टमक पे असरअंदाज होता है और ये वाल जो सा है मुकम्मल तौर पे बंद नहीं हो पाता, जुज़वी तौर पे बंद होता है। अगर ये वाल बंद ना हो तो उस सूरत में ये सूरत हाल पैदा होती है कि मैदे का तेज़ाब, बुखारात और तबखीर जो सी है वो खुराक की नाली को मुतासर करते हैं और ये जो सा पानी है, तेज़ाबी पानी हलक तक या मुंह तक भी चला जाता है। बाज़ औक़ात अगर ये पानी तेज़ाबी पानी हलक तक या मुंह तक ना भी जाए तो यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है उससे जो तबखीर बन रही है, बुखारात बन रहे हैं, वो वाल के जुज़वी तौर पे खुले होने की वजह से 5% भी अगर खुला हो तो उसके बुखारात और तबखीर नाली, खुराक की नाली जो सी है उसको मुतासर करते हैं और अलामात ज़ाहिर होती हैं। अलामात की शिद्दत डिपेंड करता है इस बात पे कि वाल कितने फीसद खुला है, 5%, 10%, 20, 30, 40। जिस कदर वाल ज़्यादा खुला होगा उस कदर अलामात ज़्यादा शिद्दत के साथ ज़ाहिर होंगी। सबसे पहले जो अलामत ज़ाहिर होती है वो सीने में जलन, तजाबियत बढ़ जाती है, जलन होती है, डकार आते हैं, हिचकी लगती है, कै आती है, मुंह का जायका ख़राब हो जाता है और गैस प्रॉब्लम हो जाता है। ये प्रॉब्लम ज़ाहिरी तौर पे नज़र आते हैं और मरीज़ महसूस करता है कि खुराक अटक की या दुश्वारी से अंदर जाती है और बगैर कुछ खाए पिए हलक में कुछ अटका हुआ महसूस होता है। ये अलामत जो सी है ज़ाहिरी तौर पे नज़र आती है, महसूस कर सकता है पेशेंट, लेकिन इंटरनली खुराक की नाली में जो तब्दीलियाँ पैदा होती हैं उनका जिक्र करूँ कि उसमें सोजश हो जाती है, छाले बन जाते हैं। सोजश की वजह से खुराक की नाली तंग हो जाती है, खाने में दिक्कत होती है, रुकावट महसूस होती है। फिर उसके बाद ये सूरत हाल पैदा हो जाती है, ज़ख्म हो जाते हैं खुराक की नाली में। ज़ख्म की सूरत में क्या में ब्लड आता है जिसका रंग सुर्ख होता है। अगर ब्लड स्टूल के साथ आएगा तो वो ब्लैक कलर का हुआ, क्योंकि उसको निकलने में टाइम और कुछ फासला तय करना होता है, वो ब्लैक हो जाता है। फिर मुमकिन जो सी सूरत हाल है खुराक की नाली की, वो स्ट्रक्चर
है, मतलब खुराक की नाली का पिचक जाना, तंग हो जाना। वो अपर साइड से भी मुमकिन है, मिडल साइड से और लोअर साइड से, जहाँ इसोफेगस मिलती है स्टोमिक के साथ। और ये रुकावट या तंगी जो सी है, पिचक जाना, इसकी वजह से खुराक जहाँ जमा होती रहती है और मरीज को अचानक त्याग करनी पड़ती है। ऐसे मरीजों को खुराक बहुत ज़्यादा चबा कर निकलनी चाहिए, आस्ता आस्ता निकलनी चाहिए, और गर्म पानी का बकसरत इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये जगह नरम हो जाए और खुराक निकलने में आसानी हो। वैसे भी उसको गर्म ही पानी इस्तेमाल करना चाहिए आम रूटीन में भी। फिर दूसरी जो सी मुमकिन सूरत हाल है वो है ग्रोथ ऑफ एक्स्ट्रा सेल्स। खुराक की नाली में एक्स्ट्रा सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ट्यूमर बन जाता है आम जुबान में, जिसको हम इसोफेजियल कार्सिनोमा भी कह सकते हैं, और कैंसर की सूरत हाल। फिर खुराक की नाली जो सी डाइवर्ट हो जाती है, जिसको डाइवर्टिक कॉलम भी कहते हैं, ये सूरत हाल हो जाती है। ये देखें, डाइवर्ट हो जाती है खुराक की नाली और तकलीफें सूरत हाल होती है, इसमें भी रुकावट महसूस होती है खुराक निकलने में। अगर खुराक की नाली को हम ऐसे देखें तो वो इंटरनली साइड से ऐसे नजर आती है। ये सूरत हाल होती है। इसके अलावा जो सूरत हाल पैदा हो सकती है वो है हाइटल हर्निया। नॉर्मली हमारे पेट और सीने के दरमियान एक पर्दा होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम से सुराख के जरिए इसोफेगस स्टोमक के साथ मिलती है। जब रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम होता है तो ये हिस्सा जो है मैदे का और इसोफेगस का स्वेल कर जाता है। सूजने की वजह से ये रिंग जो है इसो डायाफ्राम का, इस पे भी दबाव पड़ता है और ये लूज हो जाता है, ये भी बड़ा हो जाता है। और सुराख बड़ा होने की सूरत में और ये हिस्सा सिकुड़ता है, फैलता है मैदे का, और किसी भी हालत में किसी स्टेज पे आके ये बहुत कसरत, हिचकी की सूरत में, बहुत ज़्यादा कह आने की सूरत में, बहुत ज़्यादा डकार आने की सूरत में मैदे का ये हिस्सा इस सुराख से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। ऐसे ये सूरत हाल पैदा हो जाती है। इसको कहते हैं हाइटल हर्निया। मैदे का कुछ हिस्सा ऊपर चला गया, बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ हिचकी, कह और डकार आने की सूरत में दबाव की वजह से ये ऊपर चला जाता है। इसको हाइटल हर्निया कहते हैं। हाइटल हर्निया 80% रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम की वजह से होता है, लेकिन 20% और भी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें नॉर्मल इंसान को बहुत ज़्यादा कह आए, हिचकी आए, और प्रेगनेंसी के दौरान हिचकी, कह, पेट में दबाव बढ़ जाता है, ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। फिर इसके अलावा गैर मतवाजन हरकत, गैर मतवाजन एक्सरसाइज की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। ऑपरेशन के साइड इफेक्ट के तौर पे भी जाहिर हो सकता है ये प्रॉब्लम। इसकी अलामात जो सी हाइटल हर्निया की अलामात में रिफ्लेक्स की अलामात को प्लस करते हुए 2-3 अलामात का इजाफा हो सकता है। मतलब सीने में दबाव होता है, दर्द होता है, सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। बाकी जो रिफ्लेक्स की अलामात होती हैं वो अलामात इसमें भी जाहिर होती हैं। डकार बहुत ज़्यादा आते हैं। हाइटल हर्निया और जो प्रॉब्लम बयान किए गए हैं, इन तमाम मसाइल का हल होम्योपैथिक इलाज से मुमकिन है और ये प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं। हाइटल हर्निया के इलाज के साथ साथ एक्सरसाइज भी बताई जाती है। और सबसे पहले जो एक्सरसाइज मैं अर्ज करता हूँ वो ये है कि नॉर्मल हालत में गर्म पानी बकसरत पीने के बाद हाथ जो से हैं वो पेशेंट खड़ा होके सीधा हाथ ऊपर कर ले और उनको झटके के साथ नीचे लेके आए। ऐसे करने से होता ये है कि गर्म पानी से ये हिस्सा नरम हो जाता है। ये हिस्सा नरम होने के बायस और पानी ज़्यादा पीने की वजह से मैदे में दबाव बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, वजनी हो जाता है और झटका लगने से ये नीचे मूव होने के चांसेस होते हैं हर्निया, और स्टोमक जो सा अपनी सही पोजीशन पे आ जाता है। ये एक्सरसाइज। और दूसरी एक्सरसाइज ये है कि मरीज सीधा जमीन पे लेट जाए और अपना लेफ्ट हैंड जो सा वो स्टर्नम बोन पे रखते हुए राइट हैंड को भी मदद के लिए इसके ऊपर रखे और ऐसे दबाए और नीचे लेफ्ट साइड पे मूव करे ऊपर से। ये मैं
बहुत नरम आस्ता कर रहा हूँ, लेकिन मटेरियल में दबा के करना है और आस्ता आस्ता करना है। ऐसे लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, स्टर्नम बोन से नीचे जहाँ गोश्त शुरू हो जाता है और हड्डी खत्म हो जाती है वहां से खास तौर पे ऐसे दबा के नीचे लेके जाना है। ये ऐसे पोजीशन बनेगी, ऐसे स्टर्नम बोन से ऐसे लेफ्ट साइड पे ऐसे दबाव डालने से ये एक्सरसाइज जो सी है ये भी हाइटल हर्निया को नीचे मूव कर देती है और मैदा अपनी सही हालत में आ जाता है। और तशखीस के लिए बेरियम एक्सरा जो है वो बहुत फायदेमंद साबित होता है। आखिर में फिर मैं अर्ज करूंगा, सेल्फ मेडिकेशन से बचें और सही होम्योपैथिक इलाज करवाएं। डॉक्टर मिनहास को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।